मार्क्सवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं प्रमुख सिद्धांत। मार्क्सवादी विचारधारा के जन्मदाता कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 तथा फ्रेडरिक एंजिल्स 1820 से 1895 है। इन दोनों विचारकों ने इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान की समस्याओं पर संयुक्त रूप से विचार करके जिस निश्चित विचारधारा को विश्व के सम्मुख रखा उसे मार्क्सवाद का नाम दिया गया। मार्क्सवाद का अर्थ। मार्क्सवाद क्रांतिकारी समाजवाद का ही एक रूप है। यह आर्थिक और सामाजिक समानता में विश्वास रखता है। अतः मार्क्सवाद सभी व्यक्तियों की समानता का दर्शन है। मार्क्सवाद की उत्पत्ति खुली प्रतियोगिता, स्वतंत्र व्यापार, पूंजीवाद के विरोध के कारण हुई। मार्क्सवाद और पूंजीवाद व्यवस्था को आमूल रूप से परिवर्तित करने और सर्वहारा वर्ग की समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए हिंसात्मक क्रांति को एक अनिवार्यता बतलाता है। इस क्रांतिकारी के पश्चात ही आदर्श व्यवस्था की स्थापना होगी। वह वर्गविहीन, संघर्षविहीन और शोषक विहीन राज्य की होगी। मार्क्सवाद की विशेषताएं। मार्क्सवाद पूंजीवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। मार्क्सवाद पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करता है। मार्क्सवाद प्रजातंत्रीय संस्था को पूंजीपतियों की संस्था मानते हैं जो उनके हित के लिए और श्रमिकों के शोषण के लिए बनाई गई है। मार्क्सवाद धर्म विरोधी भी है तथा धर्म को जनता के अफीम कहा है, जिसके नशे में लोग उगते रहते हैं। मार्क्सवाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद में विश्वास करते हैं। समाज या राज्य में शासकों और शोषितों में पूंजीपतियों और श्रमिकों में वर्ग संघर्ष अनिवार्य है। मार्क्सवाद अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा पूंजीवाद के जन्म को स्पष्ट करता है। मार्क्सवाद के सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवाद के विचारों का मूल आधार है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद को समझने के लिए हीगल के विचार को जानना आवश्यक है। हीगल के विचारों में संपूर्ण संसार गतिशील है और इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हीगल के विचार में इतिहास घटनाओं का क्रम मात्र नहीं है, बल्कि विकास के 3 अवस्था का विवेचन किया है: वाद, प्रतिवाद, संवाद। हीगल की मान्यता कि कोई भी विचार अपने मूल अवस्था में वाद होता है। कुछ समय बीतने पर उस विचार का विरोध उत्पन्न होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मौलिक विचार वाद परिवर्तित होकर प्रतिवाद बनता है। प्रतिवाद का विरोध होने से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है जो संवाद कहलाती है। हीगल का कहना है कि द्वंद्व के माध्यम से संवाद आगे चलकर वाद का रूप ले लेता है, जिसका पुनः प्रतिवाद होता है और द्वंद्व के वाद संवाद का रूप धारण करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अंत में सत्य की प्राप्ति होती है। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार किया, किंतु हीगल के विचार को उसने अस्वीकार किया। जहाँ हीगल विचार को संसार को नियात्मक तथा विश्वात्मा मानता है, वहाँ मार्क्सवाद भौतिक तत्वों को स्वीकार करता है। मार्क्सवाद का मानना है कि द्वंद्ववाद का आधार विश्व आत्मा न होकर पदार्थ ही है। यह भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। पदार्थ विकासमान है और उसकी गति निरंतर विकास की ओर है। विकास द्वंद्वात्मक रीति से होता है। वाद, प्रतिवाद और संवाद के आधार पर ही विकास गतिमान रहता है। मार्क्सवाद के विचार में पूंजीवाद है, जहाँ 2 वर्ग पूंजीपतियों व श्रमिक है, एक धनवान और दूसरा निर्धन है। इन दोनों के हितों में विरोध है। इन विरोधी वर्ग में संघर्ष होना आवश्यक है। इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। यह प्रतिवाद की अवस्था है। इन दोनों अवस्थाओं में से एक तीसरी व नई स्थिति उत्पन्न होगी जो साम्यवादी समाज की है। इस स्थिति में न वर्ग रहेंगे, न वर्ग संघर्ष होगा और न राज्य
आवश्यकता अनुसार समाज से प्राप्त करेगा। यह तीसरी स्थिति संवाद की स्थिति होगी। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित दर्शन का आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, किंतु इसने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत का कहीं भी विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया। मार्क्स ने हेगल के आध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का समर्थन किया। मार्क्स का मानना है कि समाज की प्रगति के लिए संघर्ष व क्रांति का होना अनिवार्य है, किंतु यह सत्य है कि शांति काल में ही समाज की प्रगति तीव्र गति से होती है। इतिहास की आर्थिक भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्स की विचारधारा में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की भांति इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। मार्क्स के विचार में इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का परिणाम मात्र है। मार्क्स का मत है कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक काल में सभी राजनीतिक, सामाजिक संस्थाएं, कला, रीति रिवाज तथा समस्त जीवन भौतिक अवस्थाओं व आर्थिक तत्वों से प्रभावित होती है। मार्क्स अपनी आर्थिक व्याख्या के आधार पर मानवीय इतिहास की 6 अवस्थाएं बतलाई है, जो इस प्रकार है। आदिम साम्यवादी अवस्था। सामाजिक विकास की इस पहली अवस्था में जीविकोपार्जन के तरीके बहुत सरल थे। शिकार करना, मछली मारना, जंगलों से कंदमूल एकत्रित करना ही इनका मुख्य व्यवसाय था। भोजन प्राप्त करने व जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य समूहों में झुंड बनाकर साथ साथ रहते थे। इस अवस्था में उत्पादन के साधन समस्त समाज को सामूहिक संपत्ति हुआ करते थे। इस अवस्था में निजी संपत्ति नहीं थी और ना ही कोई शोषक था और ना ही को शोषित, सब मनुष्य समान थे। इसीलिए मार्क्स ने इस अवस्था को साम्यवादी अवस्था कहा। दासता की अवस्था। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। व्यक्तियों ने खेती करना, पशुपालन करना और दस्तकारी करना प्रारंभ कर दिया। इससे समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ, जिन्होंने उत्पादन के साधनों, भूमि आदि पर अधिकार कर लिया। वे स्वामी कहलाए। ये दूसरे व्यक्तियों से बलपूर्वक काम करवाने लगे, वे दास कहलाए। समाज स्वामी और दास 2 वर्गों में विभाजित हो गया। आदिम समाज की समानता और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। इसी अवस्था में समाज के शोषक और शोषित 2 वर्गों के मध्य अपने आर्थिक हितों के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। सामंतवादी अवस्था। जब उत्पादन के साधनों में और अधिक उन्नति हुई, पत्थर के औजार और धनुष बाण से निकलकर लोहे के हल आदि का चलन शुरू हुआ। कृषि, दस्तकारी, बागवानी, कपड़ा बनाने के उद्योग का विकास हुआ। अब दास के स्थान पर उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे। भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर तथा कृषि पर जिनका आधिपत्य था, उन्हें जागीरदार व सामंत कहा जाता था। कृषि कार्य करने वाले कृषकों और दस्तकारी करने वाले श्रमिकों का वर्ग सामंतों के अधीन था। इस व्यवस्था को सामंतवादी अवस्था कहा जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार इस अवस्था में भी सामंतों तथा कृषकों, दस्तकारों के आर्थिक हितों में परस्पर संघर्ष चलता रहा। पूंजीवादी अवस्था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिकी क्रांति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात पूंजीपति उत्पादन के साधनों के स्वामी हो गए, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन का कार्य श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अतः श्रमिक स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, किंतु
श्रमिकों के पास उत्पादन के साधन नहीं होते, अतः वह अपनी आर्थिक आवश्यकता पूर्ण करने लिए श्रम बेचने को बाध्य होते हैं। निजी लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ने श्रमिकों को शोषण किया। दूसरी तरफ श्रमिकों में भी अपने हितों के रक्षा के लिए जागरूकता आई। परिणाम स्वरूप दो वर्ग, पूंजीपति शोषक वर्ग और सर्वहारा श्रमिक शोषित वर्ग के बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मार्क्स का मत है कि संघर्ष अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था। मार्क्स के विचार है कि पूंजीवादी अवस्था द्वंद्वात्मक भौतिक के माध्यम से श्रमिकों व पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष में जब पूंजीपतियों की पराजय होगी तब पूंजीवाद समाप्त होकर ऐतिहासिक विकास की पांचवी अवस्था श्रमिक वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था आएगी। इस अवस्था में उत्पादन के संपूर्ण साधनों पर श्रमिकों का अधिकार हो जाएगा, जिसे श्रमिक वर्ग का अधिनायक तंत्र या तानाशाही कहा गया है। इस पांचवी अध्याय के बहुमत वर्ग श्रमिक वर्ग, अल्पमत वर्ग पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे पूर्णतया समाप्त कर देगा। राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था। मानवीय इतिहास की अंतिम अवस्था राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की अवस्था आएगी। इस अवस्था में समाज में केवल एक ही वर्ग होगा, जिसे श्रमिक वर्ग कहा गया है। इस समाज में न शोषक वर्ग होंगे न शोषित वर्ग होंगे। यह समाज राज्य विहीन और वर्ग विहीन होगा, अतः वर्ग विहीन समाज में राज्य स्वतंत्र ही समाप्त हो जाएगा तथा इस समाज में उत्पादन और वितरण का सिद्धांत लागू होगा, जिसमें समाज के प्रत्येक लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें और उसे आवश्यकता अनुसार प्राप्ति हो। इस अवस्था साम्यवादी युग में वर्ग विहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष प्रकृति से होगा। मनुष्य प्रकृति से संघर्ष कर मानव कल्याण हेतु नवीन खोज आविष्कार करेंगे तथा साम्यवादी समाज आगे विकास करता रहेगा। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की आलोचना। आर्थिक तत्वों पर अत्यधिक और अनावश्यक बल। आलोचकों के अनुसार मार्क्सवाद ने समाज के राजनीतिक, सामाजिक और वैधानिक ढांचे में आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है। सामाजिक अवस्था एवं समस्त मानवीय क्रियाएं केवल आर्थिक तत्वों पर ही आधारित नहीं होते हैं। आर्थिक तत्वों के अतिरिक्त अन्य तत्वों के द्वारा भी कार्य किया जाता है। इन दूसरे तत्वों में सामाजिक वातावरण, मानवीय विचारों और भौगोलिक तत्वों को लिया जा सकता है। इतिहास का काल निर्धारण त्रुटिपूर्ण। मार्क्सवाद ने मानवीय इतिहास की जो 6 अवस्था बतलाई है वह त्रुटिपूर्ण है। उसने इतिहास की गलत व्याख्या की है। कई विचारक मार्क्सवाद के आदिम साम्यवाद से सहमत नहीं है। धर्म का निम्न स्थान। मार्क्सवाद ने इतिहास की व्याख्या में धर्म को निम्न स्थान प्रदान करते हुए उसे अफीम की संज्ञा दी है। मानव केवल अर्थ की ही आवश्यकता महसूस नहीं करता, मानव को मानसिक शांति भी चाहिए। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मार्क्स का अन्य सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। मार्क्स ने कहा है, अब तक की समस्त समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कुलीन और साधारण व्यक्ति, सरदार, सेवक, संघपति, श्रमिक निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं। उनमें अबाध गति से संघर्ष जारी है। मार्क्स ने इससे निष्कर्ष निकाला है कि आधुनिक काल में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक संगठित होकर पूंजीवादी व्यवस्था को
समाप्त कर देंगे तथा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही समाप्त हो जाएगी।